वायलिन की शारीरिक रचना, पहला एपिसोड, शरीर, ध्वनि और चरित्र। स्ट्राडिवारी कोड में आपका स्वागत है, जो आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की आकर्षक दुनिया के बारे में आपका पॉडकास्ट है। इस एपिसोड में हम वायलिन की शारीरिक रचना में प्रवेश करेंगे। यह एक पूरे उपकरण समूह का उदाहरण है, जिसमें वायोला, वायोलोनसेलो और कॉन्ट्राबास भी शामिल हैं। आराम से बैठिए और इस छोटी सी ध्वनिक खोज यात्रा में मेरे साथ चलिए, जो सबसे आकर्षक उपकरणों में से एक के निर्माण की जानकारी देगा। वायलिन मुख्य रूप से तीन मुख्य भागों से बना होता है: शरीर, गर्दन, जिसमें फ्रेटबोर्ड और स्क्रू शामिल हैं, और बांसुरी, जिसे हम एक अलग एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं केंद्रीय तत्व से, शरीर यानी वायलिन का ध्वनि शरीर। यह एक प्रत्यावर्ती गुहा वाला शरीर है और कई घटकों से मिलकर बना है। एक और महत्वपूर्ण घटक है जिसे बास बेल्किन कहा जाता है, जो वायलिन के अंदर एक कंकाली आकार की पट्टी है। इसे वायलिन की आंतरिक छत पर चिपकाया जाता है, एक शोर खाने के ठीक बगल में, यानी बास साइड पर। बास बेल्किन तार खिंचाव के विरोध में काम करता है, विशेष रूप से गी और डी तार द्वारा उत्पन्न गहरे आवृत्तियों के लिए। कुछ वायलिन बनाने वाले इसे हल्के दबाव में चिपकाते हैं ताकि इसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। पुराने समय में, जैसे कि सैक्सनी क्षेत्र में, जब छत को समतल किया जाता था, तो बास बेल्किन को वहीं छोड़ दिया जाता था। यह अभ्यास सफल नहीं रहा, क्योंकि ऐसे बेल्किन अक्सर बाद में तार खिंचाव का सामना नहीं कर पाते थे और उन्हें बदलना पड़ता था। कोरपस के अंदर वहां एक तथाकथित स्टिम स्टॉक भी है, एक छोटा गोल लकड़ी का टुकड़ा, जिसे अक्सर उपकरण की आत्मा भी कहा जाता है। यह छत से फर्श तक कंपन ट्रांसमिट करता है और ध्वनि गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। स्टिम स्टॉक को सही आकार में काटा जाना चाहिए ताकि यह छत और फर्श की वक्रता के साथ सटीक रूप से मेल खाए। इसे एक विशेष उपकरण की मदद से एफ छेद में डालकर लगाया जाता है। छोटी से छोटी स्थिति परिवर्तन भी ध्वनि, प्रतिक्रिया और तारों के संतुलन को प्रभावित करता है। आवाज का सेट करना एक कला है और इसमें संवेदनशील सुनवाई और बहुत अनुभव की आवश्यकता होती है। एफ छेद यानी छत में दो वक्राकार उद्घाटन ध्वनि निकलने के लिए होते हैं, लेकिन ये केवल कार्यात्मक तत्व नहीं है। उनका डिज़ाइन वायलिन के मॉडल के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है और शैली तथा यहाँ तक कि निर्माता के हाथ का संकेत भी देता है। अमाती, मागिनी, गुआर्नेरी या स्ट्राडिवारी मॉडल, हर एक का अपना स्वभाव होता है। अनुभवी आंखें इन छेदों की कटाई को देखकर अक्सर वाद्य के निर्माण काल और स्कूल का अनुमान लगा सकती हैं। कोनों, जड़ों, वक्रताओं, शंकु आकार और अन्य विवरणों के साथ मिलकर ये एक सुसंगत समग्र चित्र बनाते हैं। यह रचनात्मक सद्भाव ही है जो जानकार को बताता है कि उपकरण कुशलता से बनाया गया है, भले ही वह पहले से ही 300 साल पुराना हो। कॉर्पस से वायलिन की गर्दन की ओर रास्ता जाता है। यह भी सामान्यतः मेपल से नक्काशीदार होता है, अक्सर उसी लकड़ी से जो फर्श और जार्ज के लिए इस्तेमाल होती है। गर्दन के ऊपर फिंगरबोर्ड होता है, जो अक्सर जैबोलोन से बना होता है, एक अत्यंत कठोर, चिकना, काला झिलमिलाता हुआ लकड़ी, जो उंगलियों के दबाव और आजकल की धातु या नायलॉन की तारों का सामना कर सकता है। ऐतिहासिक रूप से फिंगरबोर्ड फलों के पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते थे, कभी कभी इनलेइंग से सजाए जाते थे। आजकल जैबोलोन अपनी दीर्घायुता के कारण मानक है। तारें खुद तारधारक से स्टेग, फिंगरबोर्ड और पेड़ियों तक जाती हैं, जो पेड़ियों के बक्से में लगे होते हैं। पहले तारें पूरी आंत से बनी होती थीं। आज सिंथेटिक कोर या धातु की तारें इस्तेमाल होती हैं, अक्सर एल्यूमीनियम या चांदी से लपेटी हुई। शुद्ध स्टील की तारें, जो बहुत अधिक तनाव पैदा करती हैं, प्रभावी नहीं हैं और केवल कभी-कभी सस्ते या छोटे उपकरणों में ही प्रयोग में आती हैं। एक्रोनिम वाद्य यंत्र के ऊपर सबसे ऊपर घोंसला है, कुशलतापूर्वक नक्काशीदार, एक असली दृष्टि का आकर्षण। इसे अक्सर वायलिन निर्माता की हस्ताक्षर के रूप में माना जाता है, जो एक शैलीगत फिंगरप्रिंट के समान है। बारोक युग में घोंसला एक लोकप्रिय आभूषण था। आप इसे उस युग की चर्च वास्तुकला और फर्नीचर डिजाइन में पाते हैं। पारंपरिक सर्पिल के अलावा कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से दक्षिण जर्मन क्षेत्र में, वैकल्पिक रूप भी इस्तेमाल किए गए, जैसे सिंह या महिलाओं के सिर। कोई भी घोंसला दूसरे से मेल नहीं खाता। इसकी घुमाव, इसकी गहराई, यहाँ तक कि बाएं और दाएं पक्ष के बीच असमानता भी निर्माता की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को दर्शाती है। घोंसले मजबूत या नाजुक, पुरुष या स्त्री हो सकते हैं, व्यक्तित्व का सूक्ष्म प्रकट। एक्रोनिम वाइबेल्स वाइबेलकास्टन में शंकु के आकार की होती है और तारों को ट्यून करने में मदद करती हैं। सूक्ष्म समायोजन के लिए इन छोटे स्क्रूज का उपयोग किया जाता है, जो आमतौर पर धातु से बने होते हैं और तारधारक पर लगे होते हैं।
खासकर शुरुआती खिलाड़ियों और बच्चों के उपकरणों के लिए ये ट्यूनिंग को बहुत आसान बना देते हैं। अनुभवी खिलाड़ी अक्सर इन 3 सूक्ष्म स्क्रूज को हटा देते हैं और वाइबेल्स के माध्यम से ट्यून करते हैं। केवल ई तार का सूक्ष्म स्क्रू अक्सर रहता है। एक्रोनिम स्टेग का मुख्य भूमिका है, हालांकि यह उपकरण से स्थिर रूप से जुड़ा नहीं है। इसे केवल तार खींचने से सीधा रखा जाता है। इसके पैर छत की वक्रता के अनुसार सटीक रूप से अनुकूलित है, ताकि कंपनियों को सर्वोत्तम रूप से प्रसारित किया जा सके। स्टेग तारों की ध्वनि को कोरपस तक ट्रांसमिट करता है, लचीला लेकिन सटीक। एक अच्छी तरह से बना हुआ स्टेग अपने आप में एक कला का कार्य है और आकार और कट में छोटे बदलाव से उपकरण की ध्वनि पर स्पष्ट प्रभाव डाल सकता है। स्टेग की ऊपरी वक्रता सुनिश्चित करती है कि आप बोंग के साथ प्रत्येक तार को अलग से बजा सकते हैं, बिना अनजाने में पड़ोसी तारों को छुए। वायोलिन की 4 तारें जी, डी, ए और ई क्विंट्स में ट्यून की गई हैं। इनमें से प्रत्येक अपने सामग्री, मोटाई और तनाव के माध्यम से अपने स्वभाव को ध्वनिचित्र में व्यक्त करता है। थॉमास्टिक जैसे तार निर्माता वियना में या पिरास्ट्रो फ्रैंकफर्ट में निरंतर नई विकास पर काम कर रहे हैं, ताकि हर उपकरण के लिए सर्वोत्तम ध्वनि गुण प्राप्त किए जा सकें। इन तारों का उत्पादन एक कड़ा गोपनीयता का विषय है, एक क्षेत्र अपने आप में, जिसके लिए हम निश्चित रूप से एक अपनी श्रृंखला समर्पित करेंगे। अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले लेकिन महत्वपूर्ण विवरणों में ठुड्डी धारक और तार धारक शामिल हैं। ठुड्डी धारक वायलिन पकड़ने में मदद करता है और इसे नीचे के फ्रेम पर एक विशेष क्लैंप उपकरण के साथ लगाया जाता है। यह अनगिनत प्रकारों में उपलब्ध है, विभिन्न ठुड्डी आकारों के अनुसार, और अक्सर प्रसिद्ध कलाकारों के नाम पर जाना जाता है। इसके बिना त्वचा और ठुड्डी का सीधे संपर्क लंबे समय तक लैक पर दिखाई देने वाले निशान छोड़ सकता है। तार धारक वायलिन के नीचे के छोर पर तारों को पकड़ता है और इसे अंत का बटन लगाया जाता है, जो नीचे के सैटल में कंकालीन रूप से समाहित होता है। फाइन ट्यूनर, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, छोटे स्क्रू होते हैं जो तार की टेंशन को सटीक रूप से समायोजित करने के लिए होते हैं। विशेष रूप से ई तार के लिए ये मानक है। डर्म तारों के लिए भी एक फाइन थ्रेड के साथ संस्करण की सलाह दी जाती है, ताकि अधिक सूक्ष्म रूप से समायोजित किया जा सके। एक अच्छी स्थिति में पेशेवर रूप से निर्मित उपकरण एक कला का कार्य है, न केवल संगीतात्मक बल्कि शिल्पकला भी। प्रत्येक घटक एक ध्वनिक, यांत्रिक या सौंदर्यपूर्ण कार्य करता है, और अक्सर विवरणों के योग में ही यह दिखता है कि वायलिन निर्माता ने कितना प्यार, अनुभव और समय लगाया है। ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद कि आपने फिर से स्ट्राडिवारी कोड में सुना। हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, इसे दूसरों के साथ साझा करें और इस ध्वनिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, जो वाद्य यंत्रों की आकर्षक दुनिया की ओर ले जाती है। रुचि बनाए रखें। हम सुन रहे हैं।